जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। आई होप गाइस आप सभी अच्छे होंगे घर पे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। हाँ, अभी तक हम लोग ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्ट करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग, यही सीक्वेंस रहेगा। तो मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले ये जानते हैं इस टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है। रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेन वर्ब के रूप में V2 का यूज। मेन वर्ब के रूप में V2 का यूज होता है, जो कि एक कॉमन वर्ब है, जो कॉमन वर्ब है। अब इस टेंस में रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होने का रीजन है कि इसलिए नहीं अप्लाई होता है क्योंकि V2 का यूज होता है। V2 एक कॉमन वर्ब है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ यूज होगी, इसलिए इसको एक कॉमन वर्ब बोलते हैं। और रूल ऑफ सब्जेक्ट यही कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक ही वर्ब यूज होती है जिसको V2 बोलते हैं, और ये कॉमन वर्ब होती है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होगी, इसलिए इसमें रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है। आइए सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव पे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो। V2 ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस। He went to college yesterday. They went to college. They went to college. अब देखिए इसमें he के साथ भी went लगाया, they के साथ भी went ही लगाया, इसलिए मैंने बोला कि इसमें रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ कोई अलग वर्ब यूज होगी, और इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ अलग वर्ब। इसमें एक ही वर्ब यूज होती है V2, जो कि एक कॉमन वर्ब है, इसलिए इसमें रूल ऑफ सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होता है। He went to college yesterday, ये एक एग्जांपल हो गया। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट मैंने लिखा है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ भी V2, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी आया, तो ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव सेंटेंस, पहला मैंने बताया था, जैसे नेगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है तो पहला बनेगा, मान लीजिए विद द हेल्प ऑफ। ये भी टू टाइप्स के बनते हैं, एक नेवर की मदद से, एक नॉट की मदद से। तो पहला विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ नॉट, विद द हेल्प ऑफ नॉट। तो जब भी हम नॉट की मदद से बनाते हैं तो इसमें एक डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। देखिए लिख देते हैं, जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो हम डिड नामक
हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जब भी हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं तो एक डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इसमें। और अगर डिड नामक हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसमें जो इसकी उपस्थिति में जो मेन वर्ब होता है हमेशा और हमेशा V1 में यूज होगा। मतलब डिड नामक हेल्पिंग वर्ब आने की वजह से जो मेन वर्ब उसके बाद आएगी वो किसी भी सेंटेंस में, मैंने बताया डिड आए या मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस आता था, तो उसके बाद जो हमेशा मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, एक सहारा दे रही है इसको, तो इसलिए इसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। तो इसमें एक डिड नामक हेल्पिंग वर्ब आई है नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, तो इस वजह से जो मेन वर्ब है उसके बाद आने वाली डिड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वो जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी, डिड, फिर नॉट, फिर मैंने बताया अभी कि अगर डिड नामक हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म होती है V1 यूज होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम प्लेस जो भी टाइम प्लेस। उदाहरण देख लीजिए। I did not sing or song in the morning at Rose गार्डन। देखिए इसमें टाइम प्लेस सब आ गया। आई मैंने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉट तो हमेशा डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसके बाद डिड आया, फिर इसके बाद नॉट आया, फिर इसके बाद V1 आ गया। जब भी मैंने बताया कि अगर डिड नामक हेल्पिंग वर्ब जिस भी सेंटेंस में आ जाए तो उसके बाद जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। तो फर्स्ट फॉर्म में मैंने यूज किया, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया टाइम इन द मॉर्निंग। देखिए इसमें सब आ गया, सारा आ गया। इन द मॉर्निंग टाइम आ गया, प्लेस भी आ गया, एट द रोज गार्डन, ये प्लेस है, जो भी प्लेस है इसमें सारा आ गया। सब्जेक्ट आ गया, डिड भी आ गया, नॉट भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, ऑब्जेक्ट भी आ गया, टाइम भी आ गया, इन द मॉर्निंग, प्लेस भी आ गया। तो इस तरह से आप लोग ने ये समझा विद द हेल्प ऑफ नॉट। अब दूसरा जो होता है नेगेटिव सेंटेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ नेवर। विद द हेल्प ऑफ नेवर, तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो उसमें डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है और उसके अनुपस्थिति में जो मेन वर्ब होता है हमेशा और हमेशा V2 यूज होगा। लिख के समझा देते हैं। जब हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है और इसकी अनुपस्थिति में इसकी अनुपस्थिति में मेन वर्ब हमेशा V2 में यूज होगी। जब भी हम किसी नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नेवर की मदद से करते हैं तो डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और इसके जब डिड नामक हेल्पिंग वर्ब
डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, तो जब भी डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा तो इसके अनुपस्थिति में, मतलब अगर डिड नामक हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो जो मेन वर्ब है हमेशा और हमेशा V2 में यूज होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी, नेवर, V2, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस। He never went to Mumbai. He never went to Mumbai. देखिए मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो इसमें, उसके बाद जब नेवर की मदद से नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो हमेशा इसमें डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, और इसके बाद जो आती है मेन वर्ब वो हमेशा V2 में यूज होती है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रहा नेवर की मदद से सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर आएगा, फिर V2 आएगा। चूंकि इसमें डिड नहीं आएगा, नॉट की मदद से जब बना देते तो इसमें डिड आ जाता, और डिड की उपस्थिति में जो हेल्पिंग मेन वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। डिड की उपस्थिति में जो मेन वर्ब होती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। तो जब हम नॉट की मदद से बना रहे थे तो उसमें डिड का यूज हो रहा था, इसमें जब हम नेवर की मदद से बनाते हैं तो इसमें डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होने की वजह से या उसके अनुपस्थिति में जो मेन वर्ब होती है हमेशा और हमेशा V2 में यूज होती है। सब्जेक्ट, नेवर, मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये था आप लोग का निगेटिव। अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं, मैंने पहले बताया था आप लोग को। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव मैंने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग बताया था। जैसे सिंगल इंटेरोगेटिव होता है, इसका रिप्लाई जो होता है एस और नो में आता है। इसका रिप्लाई एस नो में, S/No, और इसका रिप्लाई पूरे डिटेल में। ये वो वर्ड्स वाला होता है। इसके बाद देखिए जैसे सिंगल इंटेरोगेटिव होता है तो इसमें मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा, डिड यू गो टू स्कूल स्टडी, क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद फिर एक है डिड यू, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल स्टडी। मैंने पहला लिखा है डिड यू गो टू स्कूल स्टडी, क्या तुम कल स्कूल गए थे? तो इसका रिप्लाई आप लोग देंगे हाँ या ना में। इसको भी बोलते हैं सिंगल इंटेरोगेटिव, जिसका रिप्लाई आता है एस और नो में। ये होता है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका रिप्लाई है पूरे डिटेल में। इसको वो वर्ड्स भी बोलते हैं जिसमें वो वर्ड्स आते हैं। वो वर्ड्स मतलब क्वेश्चंस वर्ड, जिसको बोलते हैं आप इंटेरोगेटिव वर्ड, जैसे व्हाई, व्हाट, वेयर, ये सब आता है। इसको भी बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अब मैंने पूछ लिया कि व्हाई डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल स्कूल क्यों गए थे? तो इसका रिप्लाई पूरा आप डिटेल में देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। एक ये इंटेरोगेटिव है, एक ये भी है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग सिंगल इंटेरोगेटिव का। डिड सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट टाइम प्लेस प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क।
प्लस क्वेश्चन मार्क। हम नॉट नेवर लाना हो तो इसके बीच में हम लोग ला सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, डिड ही नेवर सिंग अ सॉन्ग। पहले आया डिड, ये सिंगल इंटरोगेटिव है, फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट। इसके बाद मैंने बोला कि नॉट नेवर लाना हो तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में ला सकते हैं। जब भी डिड आएगा तो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी, मैंने बताया था आप लोग को। जब भी नॉट या नेवर का सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव सेंटेंस, तो हम हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में इसको लगा देंगे। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आप लोग का सिंगल इंटरोगेटिव। डिड ही नेवर सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने कभी गाना नहीं गाया। मान लीजिए यहाँ पे नेवर को मिटा देते हैं। डिड ही सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया। तो ये नॉट नेवर नहीं आया इसमें। देखिए पहले सबसे पहले आया ये क्वेश्चन वर्ड, सिंगल इंटरोगेटिव में डिड आया, फिर सब्जेक्ट आया, इसके बाद V1 आया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ये हो गया सिंगल इंटरोगेटिव। अब जब डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं हम लोग, तो वो वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, वो वर्ड क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड्स प्लस। अब देखिए जब भी हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो वो वर्ड आ गया इसमें। सेम वैसे ही रहेगा, सारा सीक्वेंस वैसे ही रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगी, बस इसमें WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं आगे। जैसे वाई डिड ही सिंग अ सॉन्ग, वाई डिड ही नेवर सिंग अ सॉन्ग, why did he not sing a song। ये तीन उदाहरण है, देखिए why did he sing a song, उसने गाना क्यों गाया। वो वर्ड्स आ गए, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर ये हेल्प मी डिड आ गया, ये भी एज अ क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है सिंगल इंटरोगेटिव, ये भी एक आ गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर V1 आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। टाइम प्लेस भी लाना हो तो आप लोग ला सकते हैं, इसमें मैंने अभी पिछले उदाहरण बताया, ये आप बता देता हूँ आगे। फिर उसके बाद देखिए मान लीजिए नेवर भी लाना हो तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में ला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आया सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आया कि उसने क्या कभी गाना नहीं गाया, उसने कभी गाना क्यों नहीं गाया। फिर ये उसने गाना क्यों नहीं गाया, इसका पूरा रिप्लाई आप डिटेल में देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये रहा आप लोग का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ एक नोट है, आप लोग देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, इसमें बता रहा हूं आप लोगों को WHO, जिसको हु बोलते हैं हम लोग। हु एक ऐसा इंटेरोगेटिव वर्ड है जो खुदाई एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, अर्थात इसमें किसी अन्य सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। हु जो होता है खुद ही एक सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट कार्य करता है किसी भी सेंटेंस में, और इसमें मतलब किसी अन्य सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जिस सेंटेंस
की शुरुआत या क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत या इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो से हो, उसमें वो खुद ही एक सब्जेक्ट का कार्य करता है और इसमें किसी अन्य सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग, Who went to मुंबई। Who went to मुंबई, अब ये आया, इसमें किसी अन्य सब्जेक्ट का नहीं आया, ये V2 आ गया। हाँ, मैंने बताया कि वो एक ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जो खुद ही एक सब्जेक्ट का कार्य करता है, मतलब एज अ सब्जेक्ट कार्य करता है, और एज अ सब्जेक्ट कार्य करता है तो उसमें किसी अन्य सब्जेक्ट का यूज नहीं होता है जिस सेंटेंस में वो आता है। उसके बाद जब भी वो आता है तो इसके बाद जो मेन वो आती है वो हमेशा और हमेशा V2 में यूज होती है। स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, who, V2, ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस प्लस क्वेश्चन वर्ड। हाँ, एक चीज है, इसमें नेवर लाना हो तो ला सकते हैं, नॉट नहीं, नेवर। नॉट जब भी आएगा तो हमेशा और हमेशा डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा। तो जब भी नेवर की मदद से बनाना हो अगर हु वाला सेंटेंस, तो हम नेवर का यूज कर सकते हैं। किसके बीच में? हु और V2 के बीच में नेवर लगा सकते हैं, नॉट नहीं लगा सकते, ऐसे जैसे स्लैश करके मैं नॉट लगा सकते हैं। जब भी नॉट वाला सेंटेंस आएगा तो हमेशा और हमेशा डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए इसका, who never told a lie। Who never told a lie। Who went to प्रयागराज। Who never told a lie, किसने कभी झूठ नहीं बोला है। दूसरा, Who went to प्रयागराज, कौन प्रयागराज गया। ये हो गया होगा स्ट्रक्चर। अब और एक इसमें नोट है, लास्ट वाला देख लीजिए आप लोग। जब भी हो गए वर्ड का हम नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नॉट की मदद से करते हैं, हो के वर्ड्स हेल्प से। तो जब भी नॉट की मदद से करेंगे तो उसमें डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए नॉट की मदद से वो वाला सेंटेंस बनाना है तो नेवर की मदद से तो बन जा रहा था, लेकिन इसमें जब भी डिड नॉट की मदद से करेंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब लेगा डिड, इसके बाद नॉट। और जब भी डिड का यूज होगा, तो मैंने पहले ही बताया आप लोग को, जब भी किसी सेंटेंस में डिड का यूज होगा तो उसके बाद जो मेन वर्ब होती है हमेशा और हमेशा V1 में यूज होगी। ऑब्जेक्ट, टाइम, प्लेस प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। मैंने पहले ही बताया कि अगर नेवर की मदद से हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आराम से बना सकते हो, V2 का यूज हो सकता है। लेकिन जब भी नॉट की मदद से बनाएंगे तो हमेशा और हमेशा डिड नामक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। डिड एक योद्धा होता है जो किसी भी शक्ति को कम कर देता है, किसी के भी शक्ति को कम कर देता है। जैसे जिसमें ये डिड आ गया मान लीजिए, तो इसकी शक्ति को कम कर दिया। अभी तक सेंटेंस जब भी हम बना रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, तो V2 का यूज हो रहा था, लेकिन अब इसकी शक्ति को अपने एकदम सिंपल फॉर्म में, जो हमेशा एकदम जो बचपन से जन्म से ही जो फॉर्म होती है उसमें ला देता है किसी को। जिसमें भी डिड आता है वो डिड को एज अ योद्धा मानते हैं हम लोग, एक योद्धा होता है जो जिसमें भी आएगा तो वो मेन वर्ब की शक्ति को कम कर देता है एकदम से। तो इसमें इसकी शक्ति को कम कर दिया, ये V1 में यूज हो गया। इस सेंटेंस में भी डिड आता है। तो उदाहरण देख लीजिए आप लोग, Who did not tell a lie। किसने झूठ नहीं बोला। ये हो गया WHO वाला। ये था आप लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट
टेंस। इसका पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने अफर्मेटिव का बता दिया, निगेटिव का भी बता दिया, इंटरोगेटिव का भी बता दिया, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और इसमें एक जो नोट होता है WHO वो भी बता दिया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज ऑफ द टेंस, कल स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को टॉपिक अच्छे से समझ में आई हो। मिलते हैं गाइस कल, मीट यू सून गाइस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।